हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हाउ टू स्टडी इजी वे परिवार में मोस्ट वेलकम है। आज हम बिहार स्पेशल के मुद्दे पर फिर से मिलने आए हैं, यानी कि हम जो आपको आज बताने जा रहे हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। और ये कहाँ के संदर्भ में? बिहार के संदर्भ में। और किस एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके? तो 67th बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन और बिहार सीडीपीओ एग्जामिनेशन को। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। तो चलिए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग पूरे के पूरे वीडियो देखेंगे। उसके बाद इसका पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और जो हम बता रहे हैं उनको ध्यान से सुना कीजिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये मुझे पता है 100%। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले बिहार में खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिहार में असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत है 1919 ईस्वी से शुरू हो गया था और ये 1922 ईस्वी तक चलता रहा था। उसी आगे में मतलब साल में 1920 में फिर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, वो भी 20 से लेकर 22 तक चलता रहा। तो इस चीज़ को पहले आप दिमाग में रख लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब खिलाफत आंदोलन का कैसे कंसेप्ट है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो जो खिलाफत आंदोलन है, ये खिलाफत का मतलब खलीफा के संदर्भ में है। और इस्लामिक जगत में जो खलीफा हुआ करते थे वो धार्मिक गुरु हुआ करते थे। तो इस्लामिक धार्मिक गुरु को ही खलीफा कहा जाता था, उसी से खिलाफत लेना होता था। तो वो खलीफा जब तक खिलाफत नहीं देते थे कोई भी इस्लामिक शासक वैध राजा नहीं बनता था। इसलिए जब भी किसी भी इस्लामिक जैसे दिल्ली सल्तनत के तमाम शासक आएंगे तो उनको खलीफा से खिलाफत लेना ही पड़ेगा। जब वो लेंगे तभी वो सुल्तान होंगे, लीगल सुल्तान कहलाएंगे, अन्यथा वो नहीं ऐसे माने जाएंगे। और वो जो है उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे वो उन सुल्तान को फॉलो करना पड़ता था। तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जो 1914 से लेकर 1948 तक चला है, यानी कि 1914 से लेकर 18 ईस्वी तक 1918 ईस्वी तक चला, 4 साल का ये फेज रहा था। तो इसी क्रम में मित्रराष्ट्रों ने जब तुर्की के साथ डील किया सेवरे की संधि, तो उस सेवरे की संधि में क्या हुआ कि कहीं न कहीं जाने अनजाने में मुसलमान के जो खलीफा थे उसके साथ इनजस्टिस हुआ, उस पर जबरन जो है कुछ शर्तें थोपी गई थी। इससे दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो असंतुष्ट हो गए। इसी क्रम में गांधी जी को लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, मुसलमान असंतुष्ट हैं इंडिया के और खिलाफत का मुद्दा मिल गया, तो इसको एकजुट कर लिया जाए। 1857 में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़े थे, ठीक उसी प्रकार से सोचा गया कि यहाँ भी एक होकर लड़ा जाए तो शायद हिंदू जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। और जब ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा तो भारत की जो आज़ादी है बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकेगी। इसी क्रम में जो है खिलाफत का कंसेप्ट शुरू होता है। और 1857 में जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर लड़े थे, वो एकजुटता फिर से यहाँ खिलाफत के मुद्दे पे और असहयोग के मुद्दे पे देखने को मिलेगा। इसी क्रम में जो है आपको स्वाभाविक है कि बिहार भी वंचित तो रहेगा नहीं, इसलिए आप जो नेशनल लेवल पे पढ़े थे वहाँ आपको हम बताए थे कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे और वो गांधी जी के विचार से सहमत होकर के आंदोलन को शुरुआत किए, क्योंकि गांधी जी ने राय दिए कि ये अच्छा मौका है वेस्टर्न सभ्यता खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव डालने का। तो इस क्रम में ये लोग हो गए। और उसके बाद जो है आपको 24 नवंबर 1919 की घटना है, ये दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खिलाफत कमेटी का अधिवेशन बुलाया गया था, अखिल भारत ऑल इंडिया लेवल पर बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे। फिर 20 जून 1920 ईस्वी की बात है, इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक बुलाए गए थे और यहाँ पे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और असहयोग प्रस्ताव में असहयोग का अशस्त्र मतलब असहयोग अशस्त्र की बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे बात करेंगे। असहयोग के अशस्त्र को, क्योंकि गांधी जी का सिंपल था कि प्रथम विश्व युद्ध उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था, मित्र राष्ट्रों को ओर से हाथ लड़ा था।
लेकिन मित्रराष्ट्र की ओर से लड़ा और वो वायदा किया था कि हम युद्ध में अभी इंगेज हैं, युद्ध से जैसे बाहर निकलते हैं हम तुरंत जो है भारत को लेकर के हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, अच्छी न्यूज लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त हुआ सीधा रॉलेट एक्ट पेश कर दिया भारतीयों के सामने। तो स्वाभाविक है गांधी जी को भी, गांधी जी उसमें मदद किए थे ब्रिटिश का, इसलिए उसको सेनाओं को भर्ती करने वाला सार्जेंट की भी उपाधि दी गई थी। तो इसी क्रम में गांधी जी बोला अब हमको सहयोग गांधी नहीं करना है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, असहयोग की भावना का यहाँ से विकास होता है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 16 फरवरी 1919, चूंकि 1918 में प्रथम विश्व समाप्त हो जाता है, 16 फरवरी 1919 ईस्वी को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में, पटना में, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक जो है सभा बुलाई जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरह से मुसलमानों के साथ इनजस्टिस हुआ, किस तरह से तुर्की में खलीफा के साथ इनजस्टिस हुआ, उसके साथ किस तरह से सैबरे की संधि जबरन थोप दी गई। इससे मुसलमान जागरूक होते हैं, उनका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाता है किसके प्रति, तुर्की के खलीफा के प्रति। लेकिन 6 अप्रैल 1919 को पटना में फिर से ये लोग विनम्रता तथा उपासना दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल में बोल रहा है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता और उपासना दिवस के रूप में मनाता है। इसमें भी हसन इमाम जी के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला जाता है। फिर आगे चल के अप्रैल मंथ में ही 24 से 25 अप्रैल की घटना है 1919 में मौलाना शौकत अली खिलाफत समस्या के समाधान के लिए मुसलमानों के सर्वस्व बलिदान का आह्वान करते हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं बिहार में। और फिर आगे चल करके अप्रैल मई के सेशन में, लास्ट अप्रैल और 1 मई में 1919 में मजरूल हक ये बिहार के कुछ सेंटर में जाके, जैसे मोतिहारी में जाके, छपरा में जाकर के जगह जगह जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें हिंदू लोग भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, और दोनों के बीच एकता बनाए रखने का क्या कर रहे हैं, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। बोले कि एकता बनाइए और एकता बना करके जो है हम लोग ही जंग जीत सकते हैं, तो एकता बनाने की बात कर रहे हैं। फिर आगे चल करके मई में 15 और 16 मई को फुलवारी शरीफ में जो मुस्लिम उलेमा है, उलेमा का मतलब उसका धर्माचार्य होते हैं, धार्मिक गुरु एक तरह से कह सकते हैं, ये सम्मेलन बुलाए और सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित किया। यानी सरकार के अगेंस्ट फिर से बोला कि हम असहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। फिर यहाँ से फिर पटना में ही 1 अगस्त 1920 खिलाफत दिवस मनाया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना में कितना तारीख को खिलाफत दिवस मनाया गया, तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, इस दिन एक सभा हुई जिसमें फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा को उपाधि त्याग कर दी। ठीक है, और नूरुल हसन ने प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक थे के शाह सुलेमान, ये अवैतनिक दंडाधिकारी के पद से त्याग पत्र दे दिया था। और एक वकील थे मोहम्मद जुबेर, वो अपनी वकालत छोड़ दिए थे। इस तरह से पूरा घटनाक्रम बिहार में हुआ था खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर। नेशनल लेवल पर हमने आपको बता दिया है। अब आपका काम क्या है कि बिहार लेवल पे भी जानना है, बिहार लेवल में जो पर्सनैलिटी इंगेज हुए बीच में उनको जानना है, उनके द्वारा जो एक्टिविटी किया गया है उनको जानना है। ठीक है, अब ये खिलाफत आंदोलन जाके 1922 में स्वतः समाप्त हो गया, जब मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व तुर्की में सरकार बन जाती है। उन्होंने खुद ही मुसलमान के आधुनिकीकरण पे काम करना शुरू कर दिया, तब जाकर 1922 में खत्म होता है। ये जो आंदोलन था 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक चलता रहा था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन बिहार में क्या रहा वो कंसेप्ट हम आपको बता दिए। अब दूसरा टॉपिक है मेरा बिहार में असहयोग आंदोलन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में संचालित हुआ, यानी पूरे देश में संचालित हुआ। स्वाभाविक बिहार में भी हो गया क्योंकि गांधी जी खुद असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे, लेकिन बिहार में कुछ पर्सनैलिटी आएंगे और गांधी जी के विचार से वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये आंदोलन चला। ये आंदोलन जो है एक ऐसा आंदोलन था जो जन आंदोलन बन गया, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने भाग लिया। किसानों ने भाग लिया, मजदूरों ने भाग लिया, छात्रों ने भाग लिया, निम्न मध्यम वर्गों ने भाग लिया, तमाम प्रकार के लोग इस आंदोलन में भाग लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि असहयोग आंदोलन हुआ क्यों, क्या इसका रीजन था? तो असहयोग आंदोलन का सबसे पहला रीजन था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। इसी काला कानून के तहत जालियांवाला बाग कांड होता है, जिसमें 1000 लोग मारे जाते हैं। ठीक है ना, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी।
और उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो अधिकारी उसमें इंगेज होके मारते हैं भारतीयों को, जनरल डायर, उसको और वो मतलब प्रोत्साहित करते हैं, बोलती बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और एक हंटर कमीशन बनता है, वो भी डायर की इस कार्यनीति से खुश नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार उसका वाहवाही कर रहा था। तो इससे भारतीयों के अंदर कैसा मैसेज जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये आंदोलन बहुत ही रहा, और पंजाब में उल्टे जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। तो इससे भी बहुत सारे लोगों के अंदर जो है राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो गई और असहयोग आंदोलन की ओर भारत मूव कर गया। और फिर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1918 में, जिस तरह से प्रथम विश्व समाप्त हुआ, तो वायदा जो अंग्रेजों ने किया था कि हम प्रथम विश्व कुछ अच्छा हम आपके लिए पैकेज लेके आएंगे, लेकिन उस पैकेज के तौर पर देखिए क्या लेके आया, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, जिसमें भारतीयों ने जो डिमांड किए थे डोमिनियन स्टेटस की ओर बढ़ने का, स्वशासन प्राप्ति का, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मुद्दा हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो या भारत मंत्री जो है उसकी परिषद हो, कहीं भी भारतीयों को बहुत ज़्यादा जगह नहीं दिया गया, तो इससे भारतीयों की नाराजगी तो बढ़ गई। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो इसमें मुसलमानों के सहयोग के लिए अंग्रेजों ने बोल दिया था तुर्की में कि हम खलीफा के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सेबरे की संधि करा, खलीफा को नाराज कर दिया। तो यह भी कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन का रीजन बना, भले ही मुस्लिम साइड से, लेकिन वो बना। फिर पंजाब में जो जांच हुए, हंटर कमीशन बताए थे, अमृतसर में जांच किया, तो वो भी जांच की लिपापोती एक तरह से हो गया, बहुत ढंग से रिपोर्ट सामने नहीं आ पाया, इसलिए सच्चाई भी बहुत हद तक सामने नहीं आई। उसके बाद टाइम टू टाइम जैसे अकाल पड़ा, मंदी आई, सूखा पड़ा, इस चक्कर में देखे थे टाइम टू टाइम कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी लगान बढ़ा देता था, जब वहाँ लगान घटाने का समय था तो वहाँ वो बढ़ा देता था। इससे भी भारतीयों के अंदर नाराजगी बढ़ गई। तो अब स्वाभाविक था, समय पूरा गया था, असहयोग आंदोलन, एक लंबा आंदोलन तो बीच में हुआ नहीं, क्योंकि सबसे पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उसे एक लंबा आंदोलन जो है चलाने की जरूरत थी, और वही एक लंबा आंदोलन सहयोग आंदोलन है आपको सामने। लेकिन ये था पहले की तमाम आंदोलनों से या विद्रोह से एक अलग आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन। इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब असहयोग आंदोलन का जब प्रपोजल लाया गया था, तो इसके लिए कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में बुलाया गया था, वहाँ बुलाया गया और गांधी जी असहयोग आंदोलन के बारे में बखा, क्योंकि अकेले गांधी जी आंदोलन चला नहीं, गांधी जी लीड जरूर कर रहे थे, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए कई लोगों का सहयोग की जरूरत है, कई लोगों के सुझाव की जरूरत था। इसी क्रम में यहाँ बुलाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, जैसे कि इसमें देश बंधु चित्तरंजन दास, इसने इसका विरोध किया, और मदन मोहन मालवीय जी ये बोले कि नहीं, ये विरोध किए प्रपोजल का, लेकिन मोतीलाल नेहरू, अली बंधु ने सपोर्ट किए थे, प्रस्ताव पास हो गया। कहाँ से पास हो गया? 1920 के कोलकाता अधिवेशन से। अब उस साल दिसंबर में 20 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था, जो कि नागपुर में होगा, तो वहां पे इस अधिवेशन को प्रस्ताव को प्रपोजल को 100% श्योर कर देगा, ठीक है, ओके, असहयोग आंदोलन लॉन्च कर देंगे। वैसे असहयोग आंदोलन कोलकाता के विशेष अधिवेशन में बुलाया गया, उसी समय शुरू हो गया था, लेकिन अब फिर आगे कांग्रेस की भी परमिशन चाहिए थी, तो वहां से भी फाइनलाइज कर दिया गया। तो 1920 से 1 अगस्त 1920 से आप कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी भारत। अब गांधी जी जो है इसमें कुछ सुझाव देते हैं, असहयोग आंदोलन चलाएंगे कैसे, क्योंकि अभी तक तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था, अभी तक तो रिएक्शन करता था, ब्रिटिश ने कुछ किया, भारतीयों ने रिएक्शन किया, लेकिन अब कहा नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, रिएक्शन करेंगे ब्रिटिश दबा देगा, क्योंकि उस पास बहुत स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से इन्हेंसमेंट है उनका, उसके बाद और भी इंटरनेशनली भी सपोर्ट है उनके साथ, तो ये मुश्किल हो जाएगा। बोला अब तरीका अपनाते हैं, जिस तरह से ब्रिटिश कर रहा है उसको उसी के अंदाज में जो है जवाब देने की जरूरत है। अब गांधी जी ने उसी अंदाज में उसको जवाब दिया, जैसे कि बोला भैया क्या करो, जितना भी उपाधि लिए हो पहले लौटा दो, उपाधि लौटा दो, जितने पद पे जॉब कर रहे हो छोड़ दो, सब लोग का ठीक है, बहुत अच्छा है, करते जाते हैं। उसके बाद जितने लोग नगर पालिका में मनोनीत हुए बोलो छोड़ दो, विधानसभा का चुनाव होना है, जितने लोग उसमें टिकट लिए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो छोड़ दो, जितने वकील है बोला वकालत छोड़ दो, जितने अध्यापक छोड़ दो, मतलब टीचिंग करना छोड़ दो, कॉलेज जाना स्कूल जाना छोड़ दो, विद्यार्थी को बोला स्कूल जाना छोड़ दो। तब सब सवाल किया कि भाई आप ऐसा बात बोले तो विद्यार्थी पढ़ेगा कहाँ पढ़ेगा ना, बोला अपना स्कूल खोल देते हैं, अपना स्कूल खोल देता है, जो लोग मतलब बेरोजगार हुए या जो जॉब छोड़े हैं वो ही उनमें जा के पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा के पढ़ाने लगे, और ये आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन भी चलेगा
और अंग्रेजों को इतना ज़्यादा झटका लगेगा कि अंग्रेज की किसी मुद्दे भारतीय अब सहयोग नहीं करे। अब अंग्रेज स्कूल चल खोल लिया है मान लीजिए, और टीचर वो कहाँ से लाएगा? सारा टीचर आएगा वहाँ ब्रिटेन से यहाँ पढ़ाने के लिए, तो उसका खुद कोचिंग बंद होने लगा, स्कूल बंद होने लगा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग चलेगा कैसे? तो वहाँ पे वो बर्बाद हो गया। व्यापार में भारत का गांधी जी नहीं चलेगा ऐसे, बोला अपना हम चरखा लाते हैं, अपना चरखा से अपना कपड़ा बनाएंगे और ये बुन बुन के महिला को बोला घर में बैठी रहती है आप लोग, अब आप लोग घर में बैठ के चरखा पे कपड़ा बुनिए। कहा ठीक है, अब कपड़ा बुना और अपना कपड़ा जो है लोगों को दिया। इस तरह से आंदोलन को गांधी जी ने लीड किया और इससे बहुत नुकसान हुआ ब्रिटिश को, तुरंत बैकफुट पे आ गया ब्रिटिश। अंग्रेज गांधी जी समझ गए थे कि ये भागेगा नहीं ऐसे बंदा। और 22 में आपको लग रहा होगा चौरा चौरी कांड में गांधी जी क्यों स्थगित करे, इसलिए करे कि लोग लौटने लगा काम पे। आप एक दिन लोग काम नहीं करे, आज बेरोजगार लोग है, मजदूर लोग है, देखिएगा एक दिन काम नहीं करे अगले दिन उसका बच्चा रोड पे आ जाएगा। उस समय 2-2 साल तक लोग वेट किया, कहा कब आंदोलन खत्म होगा, कितना दिन आंदोलन चलेगा। तो इसलिए लोग वर्किंग जो है वो वापस लौटने लगे थे अपने परिवार के दबाव में। गांधी जी को बस एक बहाना चाहिए था आंदोलन को स्थगित करने के लिए, इसे गांधी जी को चोरा चोरी कांड मिला घटना के रूप में और स्थगित कर दी। वो एक बहाना था क्योंकि सबका सहयोग नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और सारी बातें आप समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन को कनेक्ट कर देते हैं, इतना इंटरेस्ट के लिए आपको बताए ताकि चीजें जब आप पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्ट वे में समझ में आए। डायरेक्ट सूचना देते तो दिक्कत हो जाता था। बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति है मजरूल हक, ठीक है, पहले नाम जानिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद, ऐसे कुछ लोग थे जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। और 1920 में बिहार में राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक कहाँ पे बुलाया गया? भागलपुर में बुलाया गया। और गांधी जी का जो प्रपोजल था, जो कहा था छोड़ने को लेकर, जो बताया अभी, उसको यहाँ से पास कर दिया गया। तो ये 1920 का अगस्त वाला प्रपोजल ध्यान में रखिएगा। फिर ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, जो कि असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था लेकिन अब हिस्सा बना। और सच्चिदानंद सिन्हा और इमाम जो है हसन इमाम गांधी जी के इस प्रस्ताव को विरोध किए थे बिहार में कि स्वराज को भी शामिल कर रहे हैं, तो ये यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के जो क्रम में थे, कुछ लोग चुनाव लड़ने वाले थे, असेंबली की चुनाव लड़ने वाले थे विधानसभा के, जिसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद है, मोहम्मद शफी है। इन सब ने क्या किया? उम्मीदवारी वापस ले ली, अपना उम्मीदवारी वापस ले ली। फिर कई अधिकारियों ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिए। कई वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया। अब इसी क्रम में महेंद्र प्रसाद, खुर्शीद हसनैन, श्री कृष्ण सिंह, गोरख प्रसाद, दीप नारायण सिंह, जकारिया हुसैन हाशमी, ऐसे कुछ लोग, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर जो प्रसाद थे, ये सब इसमें प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है ना, जो त्यागपत्र दिए थे। छात्रों में भी स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए थे बिहार से। पटना लॉ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे, बीएन कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट थे, जैसे अब्दुल बारी, मोहम्मद शफी, ये सबों ने भी स्कूल से नाम कटवा लिया, कॉलेज से नाम कटवा लिया। उसके बाद जो है वही जो मैं क्वेश्चन किया कि भाई ये लोग जाएगा कहाँ, गार्जियन पूछा, तो बोले ठीक है इनके लिए हम वैकल्प कर देते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था। तो छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर एक मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद जी मिल करके 5 फरवरी 1921 ईस्वी को 5 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया, जिसके प्राचार्य बनाए गए थे राजेंद्र बाबू को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर मजरूल हक जो है दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से जमीन, उन्हें मित्र था, उनको जमीन दे दिए होंगे, वो लेकर उनको दान में दिया हुआ जमीन, वहीं पर सदाकत आश्रम बना। यही सदाकत आश्रम में छात्रों को चरखा बनाने का काम उन्होंने शुरू करवाया और ये बाद में कांग्रेस के लिए एक मुख्यालय का काम किया है। जैसे कांग्रेस थे बिहार के प्रांतीय कांग्रेस, वो वहाँ मुख्यालय बना लिया सदाकत आश्रम को। फिर राष्ट्रीय महाविद्यालय में विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया बिहार में, जिसे बिहार विद्यापीठ उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के नेतृत्व में इसको किया गया था। फिर मजरूल हक इस विद्यापीठ के क्या बने थे? कुलाधिपति बने थे और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अपने आश्रम से ही, जो सदाकत आश्रम है, यहाँ से मजरूल हक 30 सितंबर 1921 ईस्वी से दी मदरलैंड नामक अखबार निकाला करते थे। इस अखबार का मकसद ही था असहयोग आंदोलन को प्रचारित करना, खिलाफत आंदोलन को प्रचारित करना, साथ ही हिंदू मुस्लिम की एकता को सुदृढ़ीकरण प्रदान करना।
फिर नवंबर 1921 ईस्वी की बात है, इसमें ब्रिटेन के युवराज जब भारत आते हैं तो उसे जगह जगह हिंदुस्तान में विरोध का सामना करना ही पड़ता है, बिहार में भी करना पड़ा, और इसी में जो है उन्हें काला झंडा दिखाया गया। फिर देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो वर्किंग कमेटी है, इसने बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 27 नवंबर 1921 ईस्वी को एक बैठक करा है और बिहार में कौमी सेवक दल बनाया। और ये जो है जितने भी सेवा समिति में लोग थे, चाहे उसके कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको भर्ती करना था। और इसका नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है, एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में था। और इस दल का सर्वप्रमुख कार्य क्या था? प्रांत में शांति बनाए रखना और जो है असहयोग का जो मुद्दा चल रहा था कि असहयोग करना, उसको आगे बढ़ाना था। फिर देखिए, नवंबर 1920 ईस्वी का बात है, यहाँ शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। 13 नवंबर 1920 ईस्वी को नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी। और आगे चल करके 1922 में एक झंडा कांड हो जाता है भागलपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसमें क्या होता है, जितने भी ठेकेदार है इस सजावट के लिए राष्ट्रीय झंडा का व्यवहार में कर रहे हैं, यूज कर लिया। इसे ब्रिटिश अधिकारी ने क्या किया? विरोध किया, किंतु इसमें मामले को लोगों ने अहिंसक तरीके से सॉल्व कर लिया। लेकिन अब इतना कुछ बिहार में हो रहा था तो चोरा चोरी कांड तो उधर हो ही रहा था, तो चोरा चोरी कांड हुआ। गांधी जी ने अचानक जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसी समय में मजरूर हल्क भी गिरफ्तार हो गए तो आंदोलन बिहार में समाप्त हो गया। लेकिन इस क्रम में एक दो व्यक्ति और हैं जो मैंने नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा कि जो राहुल सांकृत्यायन है ना, ये छपरा से आंदोलन एक्टिव किए हुए थे। असहयोग आंदोलन में छपरा से काम कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन का जो बिहार में जो मेन क्षेत्र था, जैसे पटना का क्षेत्र था, आरा का क्षेत्र था, मुंगेर का क्षेत्र था, किशनगंज का क्षेत्र था, पूर्णिया का क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर का था, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का था, ये सब एरिया ना काम कर रहा था। और चंपारण यानी कि असहयोग आंदोलन में कुछ लोग चंपारण के भी थे जो इसमें लीड कर रहे थे, जैसे बिपिन बिहारी जी, कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयाल साहू, रामदास प्रसाद, ऐसे कुछ नाम थे। दो चार नाम ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है असहयोग आंदोलन में बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ थे वो बता दिए। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का दो चार महत्व बता देते हैं। महत्व यही था कि इसमें पहली बार गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ, जो कि सबसे बड़ी बात थी। यानी गांधी नेतृत्व आंदोलन जो हुआ, पहला आंदोलन हो गया ना ये असहयोग आंदोलन, तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा, जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग को प्रमोट किया गया, घर में चरखा बनाने आया तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला। स्वराज पार्टी का जन्म हो गया इस समय में, क्योंकि स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन के बाद हुआ था। इलाहाबाद में बैठक करे थे, सियादास और मोतीलाल नेहरू मिल के बताए थे आपको, नेशनल जब पढ़ा रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल तो वह बता रहे थे। फिर इस आंदोलन में जो है हिंदी को राष्ट्रवाद की भाषा के रूप में, यानी बहुत ज़्यादा राष्ट्रीयवाद के रूप में जबरदस्त प्रचार किया गया, हिंदी हिंदी हिंदी। और इस आंदोलन से क्या फायदा हुआ कि ब्रिटिश को लेकर के जो डर था भारतीयों में, वो डर खत्म हो गया। यानी अभी तक ब्रिटिश से बहुत डरता था भारतीय, वो डर खत्म हो गया। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का जो सहयोग है फिर से यहाँ सामने आ गया। और जो कांग्रेस था, अब वो डिसेंट्रलाइज किया खुद को। नहीं तो कांग्रेस शहर तक ही अपने आप को सीमाहित किए हुए था, अब कांग्रेस गांव तक पहुंच गया। ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी वो विलेज इंडिया कांग्रेस तक पहुंच गए, ऑल इंडिया से VICC तक पहुंच गए थे। इसको ध्यान रख सकते हैं। ये असहयोग आंदोलन की वजह से हो पाया। और महिलाओं की भूमिका तो मत पूछे, जबरदस्त महिलाओं की भूमिका रही थी। तो ये हो गया। अब इसके कुछ स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। स्वरूप में जगह जगह विरोध हुआ, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या मजाल था कि कोई विरोध कर दे, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा हो रही थी, जो युवराज थे ब्रिटेन के, सारा देश में उसका विरोध किया गया था। और विरोध किया गया था, इसे कांग्रेस की एक राजनीतिक जो है मतलब स्तर पर उभर गया। अब राजनीतिक सपोर्ट मिलने लगा कांग्रेस को भी, और पूरे देश के लोगों का भी जुड़ाव कांग्रेस के साथ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब कुछ कंक्लूजन में अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये क्या था कि यह सफल होते हुए भी बहुत ऐसा कार्य करके गया जो पूरी तरह से सफल नहीं कर सकते। तो गांधी नेतृत्व कोई भी आंदोलन थे तो आप डायरेक्ट ये नहीं कर देंगे कि असफल हो गया, नहीं। असफल होते हुए भी कुछ कार्य ऐसे कर गए जो असफल नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसने लोगों में जागरूकता पैदा कर दी, भले आंदोलन दाब दिया गया, रुक गया,
लेकिन लोग जागरूक तो हो गया ना, तो जन जागरूकता को बढ़ाया इन्होंने। जो लोगों का जो पूर्ण अविश्वास था ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश के पास जो विश्वास हो रहा था लोगों का, अब वो पूरा अविश्वास में बदल गया। अब कुछ भी कर लेगा भारतीय को, ब्रिटिश नहीं कह पाएगा कि हम पे विश्वास कीजिए। अब वो कहेगा भी तो भारतीय मानेगा नहीं। पूरी तरह से अविश्वास वाला बात सामने आ गया। और आत्मविश्वास तो खैर जबरदस्त था। आत्मविश्वास इतना बड़ा कि आंदोलन तेजी से हो रहा था और सब कॉन्फिडेंटली अंग्रेज से लड़ रहा था। लग रहा था चलो सब हम देश के लिए लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की जो योजना थी वो अब सामने आ गई। और सरकार का जितना भी हुआ वो दमन चक्र तो मत पूछिए, पूरा दमन किया। इस तरह से ना स्वरूप के बाद एक कंक्लूजन ये भी निकल के आया, ओवरऑल आप यही कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से विफल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और पूरी तरह से सफल भी नहीं कर सकते हैं। तो बीच का मामला हो गया, सफल और सफल के बीच का हो गया, एक संक्रमण हो गया बीच में आकर के, ठीक है। क्योंकि भविष्य में तो बहुत कुछ दे के गया ना। वर्तमान में मान लीजिए कुछ लग रहा है सफल भी हो रहा है, तो भविष्य में तो बहुत कुछ दिया है। इस तरह से आज का मेरा 2 टॉपिक पे वीडियो था, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन बिहार के संदर्भ में। अगर इतना पॉइंट को ध्यान में रखिएगा जितना हमने बोला है, तो आपके क्वेश्चन तो 100% गलती नहीं होगा, ये मुझे 100% पता है। बस केवल ध्यान में रखना है, रिवीजन करते रहना है। हम PDF भेज भी देंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को प्लीज करके रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना भी हो सकता है इसको बढ़ाइए, ठीक है। ओके, आप सभी को धन्यवाद, बेस्ट विशेष।